तो अब फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। यह है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। यू लाइक टू इमेजिन योर सेल्फ इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कॉन्शियसली प्लानिंग the course of your life as best as you can, but you are largely unaware of how deeply your emotions dominate you. They make you veer towards ideas that soothe your ego. They make you look for evidence that confirm what you already want to believe. They make you see what you want to see, depending on your mood. And this disconnect from reality is the source of the bad decisions and negative patterns that haunt your life. Rationality is ability to counteract these emotional effects, to think instead of react, to open your mind to what is really happening as opposed to what you are feeling. It does not come naturally. It is a power we must cultivate, but in doing so, we realize our greatest potential. तो इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था हमने कि एक हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ की जब बात बताई थी ऑथर ने, तो लोअर सेल्फ जो है वो हमारा इमोशनल सेल्फ है, जो हमारा इवोल्यूशनरी जंगली इतिहास से आया है, जो बस एक बायोलॉजिकल लेवल पे बस हमें रिएक्ट होता रहता है, एंगर, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, एनवी। और इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जितना आपको लगता है आप रैशनल हो, सोच समझ के काम करते हो, उतने आप नहीं हो। ये जो इमोशंस हैं भले ही आपको सीधे सीधे फील नहीं हो रहे हो, बट वो लाइट में नहीं आ रहे आपकी कॉन्शियस समझ के, बट वो अनकॉन्शियसली आपको रन कर रहे हैं। इसका कई नतीजा होता है कि आपको जैसे कि कन्फर्मेशन बायस समझ लो, जैसे कि आपको कोई आइडिया अच्छा लगता है तो आप उसी के ही फेवर में सिर्फ एविडेंस ढूंढोगे या उसी के फेवर में पढ़ोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे, कुछ भी। जैसे आप किसी धर्म में पैदा हुए हो, आपको वही अच्छा लगता है, तो अब आपको उससे अटैचमेंट कोई इंटेलेक्चुअल या कोई स्पिरिचुअल नहीं है, वो इमोशनल है। तो आप लेकिन उसको, वो इमोशंस आपको रन कर रहे हैं, तो लेकिन आप क्या करोगे, उन इमोशंस को नहीं समझ पाओगे और सिर्फ अपने अपने के फेवर में उस पर बड़ाई में चीज़ें देखोगे और उसी एविडेंस की तरफ जाओगे। ऐसा ये है, ठीक है। ऐसे आइडियाज़ जिससे आपका ईगो सूद होता है, ठीक है, इस तरीके की बातें। और जो आप देखना चाहते हो, जैसे किसी को बहुत बुरा या बहुत अच्छा, एक एक होता है हेलो इफ़ेक्ट। आपको किसी की शक्ल बहुत अच्छी लग रही है, कोई बहुत अट्रैक्टिव या चार्मिंग लग रहा है, तो लेकिन इंसान खुद को ये मानना अक्सर पसंद नहीं करेगा कि वो किसी को बहुत सिर्फ इसलिए ही पसंद करता है क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। तो हेलो इफ़ेक्ट क्या होता है, आपको उसकी बातें भी अच्छी लगने लगेगी। है तो पूरा बायोलॉजिकल ही है, बट आपको उसकी बातें, उसकी आइडिया, आपको उसकी हर बात में ज़बरदस्ती इंटेलिजेंस ढूंढोगे, उसको छोटे छोटे काम में उसके अच्छाइयाँ ढूंढोगे। और कोई आपको नहीं पसंद आ रहा तो वो उसकी कोई अच्छी भी चीज़ होगी, उसका आप नेगेटिव वो लोगे इंटरप्रिटेशन, और उसकी अच्छी चीज़ों को इग्नोर करोगे। इस तरह के हम बहुत सारे इमोशंस, इनसिक्योरिटी, एनवी, जेलेसी, हमें बैकग्राउंड में हमें चलाते हैं, जो हमें पता नहीं पड़ता। आपका कोई गोल है, आपको पता ही नहीं है वो गोल किसी एनवी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आ रहा है। तो और आप इस वजह से और क्या प्रॉब्लम होती है, आप रिएक्ट करते हो रेस्पॉन्ड करने की बजाय। किसी भी सिचुएशन में आपा खो देना या किसी पे भी गुस्सा करके उसके जाल में फंस जाना या कुछ भी, ठीक है, ऑफेंड हो जाना। इसमें आपको बोल रहे हैं कि ऑथर वो बहुत ज़रूरी बात सिखाना चाह रहे हैं कि आपको जानवर की तरह रिएक्ट नहीं करना है। ये बुद्धिस्ट टीचिंग भी है, आपको रेस्पॉन्ड करना है। आपको अपने ये जो चीज़ है रैशनैलिटी, ये समझ, ये नेचुरली नहीं आती है, ये आपको नेचुरली नहीं आती है, आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी। आपको अपने जो लोअर सेल्फ, इमोशनल सेल्फ, इर्रेशनल सेल्फ है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का कोट पढ़ लेते हैं। इट इज़ जस्ट एज दो वन सेकेंड सेल्फ वर स्टैंडिंग बिसाइड मी, वन इज सेंसिबल एंड रैशनल वन सेल्फ, बट द अदर सेल्फ इज इम्पेल्ड टू डू समथिंग परफेक्टली सेंसलेस एंड समटाइम्स वेरी फनी. Suddenly you notice that you are longing to do amusing things. Goodness knows why. That is, you want to, as it were, against your will. Though you fight against it with all your might, you want to. ठीक है, अपनी सारी अक्ल के चलते भी आप उसको रोकना चाहो, बट कुछ ऐसी बेवकूफ़ाना चीज़ें करने की बहुत तेज़ आपके अंदर इच्छाएं होती है। ये सब, और ये बात जो है ये सब तरफ करता है आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, आपको भले ही समझ आता हो या नहीं आता हो।
ये इस साइकोलॉजी को यूज़ करके एडवर्टाइजर्स आपको कई चीज़ें खरीदवा देते हैं इतना, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, कार को और कुछ चीज़ों को, सिगरेट्स को मैस्कुलिनिटी से जोड़ दिया। तो अब आदमी के पास कार नहीं होती तो उसे इमेस्कुलिन फील होता है, तो अब वो चीज़ करेगा, उनकी कार लेना चाहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा दिखा दिया कि है ना, ऐसे कलर में या ऐसे कपड़े में तो बहुत लड़कियां पीछे आती हैं, तो ऐसा करना चाहेगा। या लड़कियों को ऐसा दिखा दिया कोई प्रोडक्ट यूज़ करके कि अब ये करा तो उसके पीछे सब लड़के पागल हो गए, तो वो खरीदना चाहेगी। तो ये आपके बेस, बचकाने बेस और एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करके पूरी दुनिया आपसे काम कराती रहती है, जाने में अनजाने में, ठीक है। आपको अपना ईगो साइड में रखना है। इसमें ऐसे में बताते हैं कि कोई लोग इंसान को मानना नहीं चाहता कि वो बेवकूफ़ है या इमोशनल है या इरेशनल है। सब अपने आप को बहुत होशियारी समझते हैं। तो ये ऑथर ने बार बार बोला, ईगो साइड में रख कर न्यूट्रल ऑब्जर्व होकर अपने बिहेवियर को देखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है रैशनल बनने के लिए कि सबसे पहले फंडामेंटल इरेशनैलिटी को समझना। फंडामेंटली हम इरेशनल है, ये बात जानना। इस अपने ईगो पे ये बात बहुत आ रही हो तो उसको हटाने के लिए ऑथर बोलते हैं कि सिर्फ आप नहीं, हर एक, इवन द वाइजेस्ट जो मैन है वो भी इसके गिरफ्त में है। और टू सम एक्सटेंट इरेशनैलिटी फंक्शन है ब्रेन के स्ट्रक्चर का, और हमारे काफ़ी नेचर में ही वायर्ड है, ठीक है। ये हमारी आउटडेटेड इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स हैं जिसको हमें आगे निकलना है। बीइंग इरेशनल इज़ ऑलमोस्ट बियॉन्ड और कंट्रोल, ठीक है। अब ये इवोल्यूशन कैसे हुआ था जानवरों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट वगैरह वगैरह के लिए, क्योंकि सोचने का इतना टाइम नहीं होता था। ये पूरे इन पैराग्राफ में समझाया इन्होंने, ये हमको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। बट पॉइंट ये है कि बिल्कुल आचार्य प्रशांत भी अपने वीडियो में बोलते हैं ना, भावना एकदम पाश्विक होती है, उसमें कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं होता है। ये वही समझाने के लिए कि वो हमारा एनिमल नेचर है। In other words, we do not have conscious access to the originals of our emotions and mood they generate. तो आपके पास कॉन्शियस एक्सेस नहीं होती कि क्या आपके इमोशंस हैं और क्या मूड वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम फील करते हैं तो बस हम उसे इमोशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अधिकतर जब हम ऐसा करते हैं तो गलती करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एडवर्टाइजर्स हमें सब्लिमिनल मैसेजेस करते हैं, इनडायरेक्ट मैसेज करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, ये इन्होंने बता रखा है। और कंटिन्यूअल कनेक्शन टू सोशल मीडिया मेक्स अस प्रोन टू न्यू फॉर्म्स ऑफ वायरल इमोशनल इफेक्ट। सोशल मीडिया में और फड़कते हैं, वायरल होने के आते हैं। दीज आर नॉट मीडिया डिजाइन फॉर काम रिफ्लेक्शन। With their constant presence, we have less and less mental space to step back and think. Clearly, the words rational and irrational are quite loaded. तो अक्सर वैसा भी ऐसा ही होता है कि पीपल खुद को बहुत रैशनल समझते हैं और जो भी उनसे डिसएग्री करता है उसे इरेशनल बोल देते हैं। In all cases, degree of awareness represents the difference. Rational people can readily admit their own irrational tendencies and the need to be vigilant. तो एक रैशनल पीपल इंसान है, उसका एक क्या होगा अच्छा सबूत कि वो खुद, उसका ईगो इतना बड़ा नहीं है, खुद अवेयर है और एडमिट कर रहा है उसकी इरेशनल और इमोशनल जो टेंडेंसीज जो होती हैं, ठीक है। और उसको वो जानता है कि मुझे इनसे विजिलेंट लेना है। On the other hand, irrational people become highly emotional when challenged about the emotional roots of their decisions. तो irrational people और इमोशनल हो जाते हैं जब उनके इमोशनल रूट्स को कोई चैलेंज करता है उनके डिसीजन को। वो इरेशनल पीपल जो होते हैं उनमें इंट्रोस्पेक्शन की और लर्निंग की कोई कैपेसिटी नहीं होती। देयर मिस्टेक मेक देम इंक्रीजिवली डिफेंसिव। Fortunately, to acquire rationality is not complicated. It simply requires knowing and working through a three-step process. First, we must become aware that what we call low-grade irrationality. This is function of continual moods and feelings that we experience in life,
below the level of consciousness. When we plan or make decisions, we are not aware of how deeply these moods and feelings skew the thinking process. They create in our thinking pronounced biases that are so deeply ingrained in us that we see evidence of them in all cultures and all periods in history. These biases, by distorting reality, lead to mistakes and ineffective decisions that plague our life. बीइंग अवेयर ऑफ देम वी कैन बिगिन टू काउंटर बैलेंस देयर इफेक्ट. तो सबसे पहले तो ये लो ग्रेड इरेशनलिटी की बात करते हैं. ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस बात करते हैं कि सबसे पहले तो लो ग्रेड इरेशनलिटी ये बताते हैं कि कंटिन्यूअली मूड और फीलिंग्स जो हम लाइफ में एक्सप्रेस करते हैं हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल के बिलो, अनकॉन्शियस लेवल पे. ठीक है, और जब हम प्लान करते हैं, डिसीजन करते हैं, तो हमें समझ भी नहीं आता किस डीप लेवल पे ये मूड्स और फीलिंग्स हमारे थिंकिंग प्रोसेस को स्क्यू कर रहे हैं और हमें डिसऑर्टेड फॉर्म ऑफ रियलिटी दिखाते हैं. तो अगर जब हम इन्हें जानते हैं, पूरी तरह तो इनसे ऊपर नहीं उठ सकते, बट जब हम इन्हें जानेंगे तो इनके इफ़ेक्ट्स को हम काउंटर बैलेंस कर पाएंगे. सेकंड, वी मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वॉट वी शैल कॉल हाई ग्रेड इरेशनैलिटी. दिस अकर्स व्हेन इमोशंस बिकम इनफ्लेम्ड, जनरली बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रेशर्स. As we think about anger, excitement, resentment, or suspicion, it intensify into reactive states. Everything we see or hear is interpreted through lens of this emotion. ठीक है, तो हाई ग्रेड में तो क्या है, जब इंटेंसिफाई हो जाते हैं एंगर, एक्साइटमेंट या नफ़रत के इमोशन हमारे, और एक रिएक्टिव स्टेट में हम आ जाते हैं, और फिर हम जो भी देखते हैं या सुनते हैं वो इसी के लेंस में हमसे इंटरप्रेट होता है. हम और सेंसिटिव और प्रोन हो जाते हैं अदर इमोशनल रिएक्शन से. इम्पेशेंस एंड रिसेंटमेंट कैन ब्लीड इनटू एंगर एंड डीप डिस्ट्रस्ट. These reactive states are what lead people to violence, to manic obsession, uncontrollable greed, or to desires to control another person. This form of irrationality is source of more acute problem, crisis, conflicts, and disastrous decisions. ठीक है. थर्ड, वी नीड टू इनेक्ट सर्टेन स्ट्रेटजीज एंड एक्सरसाइजेस दैट विल स्ट्रेंथन द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड गिव इट मोर पावर इन एटर्नल स्ट्रगल विथ आवर इमोशंस. द फॉलोइंग 3 स्टेप प्रोसेस will help you begin on path toward rationality. It would be wise to incorporate all 3 into your study and practice human nature. ठीक है, तो अब हमें थिंकिंग ब्रेन को और डोमिनेंट बनाना है, और ये फिर 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि हम कैसे इस तरफ बढ़ सकते हैं. तो स्टेप 1 है कि बायसेस को रिकॉग्नाइज करो. ठीक, तो इसमें बताया कि कई बायसेस हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं. हमारा डिसीजन मेकिंग रैशनल नहीं होता पूरा, भले ही हमें लगे. तो सबसे पहले, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, कन्फर्मेशन बायस. एक आइडिया हम होल्ड करते हैं और कन्विंस करते हैं कि हम उस पर रैशनली पहुँचें, हम रैशनल हैं इसलिए हम वो पहुँचें. लेकिन हम क्या खुद उसके एविडेंस, उसके सपोर्ट में के एविडेंस में हम जाते हैं. ठीक है, तो प्लेजर प्रिंसिपल है और उसका अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस है. जो चीज़ हमें प्लेजरेबल लगती है हम उसे मानना चाहते हैं. तभी तो ऐसी बेवकूफ़ बातें रिलीजन वाले जो हैं, जन्नतें, हूरें, अप्सराएँ, जन्नत ने स्वर्ग के भोग विलास, तुमको अमरता, ये सब बातें जो कभी नहीं हो सकता, वो हमें एक्सेप्ट कैसे करा देते हैं, क्योंकि हम खुद हम उसे मानना चाहते हैं, हम उसके फेवर में एविडेंस देखते हैं, खुद जान के ढूंढ रहे होते हैं. वो कन्फर्मेशन बायस है. When investigating confirmation bias in the world, take a look at theories that seem a little too good to be true. Your first impulse should always be to find the evidence that disconfirms your most cherished beliefs and those of others. ठीक है, तो आपकी पहली इम्पल्स क्या होनी चाहिए कि आप ऐसा एविडेंस ढूंढो जो आपके सबसे चेरिस्ड बिलीव्स हैं. ठीक है, या दूसरे के, उनके खिलाफ जाके वो बात करें. जैसे आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी एकदम पसंद है, आप उसी के ही फेवर में, आप एकदम लेफ्टिस्ट ही देखते हो, या राइट विंग ही देखते हो, तो अब आपको काम करना है कि आप उसके अपोजिट का एविडेंस देखो. आप अगर हिंदू हो तो आप थोड़ा उसके अपोजिट के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो देखो. जैसे रिडल्स इन हिंदुइज़्म पढ़ो. ठीक है, ये किताब है हिंदू धर्म हारों का इतिहास,
ये एक किताब है, क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म, ये पढ़ो। मुस्लिम हो तो एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स देखो, उनके आर्ग्यूमेंट देखो। क्रिश्चियन हो तो गॉड डिल्यूजन वगैरह देखो। ठीक है, तो आप जो आपके सबसे चेरिश्ड बिलीफ हैं, आपको और रैशनल होना है। अगर एक ही चीज़ माननी है तो क्या कर सकते हैं, बट आपको और रैशनल होना है। ठीक है, तो आपको और इंटेलिजेंट होना है और लचीला दिमाग बनाना है। तो आपने जो अपनी धारणाएं मान्यताएं पकड़ रखी है, उसके अपोजिट में जाकर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंस है वो भी देखो। ये conviction bias, we hold on to an idea that is secretly pleasing to us, but deep inside we might have some doubts as to its truth. So we go on extra mile to convince ourselves to believe in it with great vehemence and to loudly contradict anyone who challenges us. How can our idea not be true if it brings out in us such energy to defend it? This powerful feeling is evidence of the conviction bias at work. अब कन्विक्शन बायस क्या, कि आपने कोई आइडिया मान रखा है, आप उस पर अपनी लाइफ भी बेस कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या है कि आप को लेकिन अंदर से उसके बारे में कुछ डाउट्स आपके हैं। आपके डाउट्स हैं, होते ही हैं। कोई भी आइडिया परफेक्शन तो हो नहीं सकता, कि किसी ने परफेक्ट फाइनल ट्रुथ थोड़ी ढूंढ लिया एग्जिस्टेंस का। तो अब आप क्या करते हो, और एग्रेसिवली उसे असर्ट करते हो, चिल्लाते हो, बोलते हो, ये हो, ताकि आपको खुद को भी लगे और दूसरों को भी लगे कि कोई एक चीज़ के पीछे इतना पागल हो रहा है। कोई एक चीज़ का तो मतलब वो तो उसे मानता ही होगा, या आप खुद को प्रूव करना चाह रहे हो कि आप उसे मानते हो। ठीक है, मैं इसके भी उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट उदाहरण मैं दूंगा, रिलीजन में आप दूसरे वाले बहुत डिबेटें कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, मेरा विश्वास है, मेरा तो ये है, मेरा वो है, आप कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, कोई आपका रिलीजन छोड़ रहा है, तो वो क्यों? क्योंकि नंबर्स और सोशल, जब झुंडवाद होता है तो एक इंसान जिसके पास सच नहीं है, उसे सब झुंड में देख के सब कर रहे हैं तो सपोर्ट मिलता है। इसलिए आपने देखा कि जो भी रिलीजन्स हैं उनको अपनी जनसंख्या के लिए कितनी चिंता रहती है। मुसलमानों को अपनी जनसंख्या बढ़ाने की, कन्वर्ट करने की कितना वो रहता है। हिंदुओं में कितनी इनसिक्योरिटी रहती है, बाबे ढाबों में, जैसे बागेश्वर धाम में, कि हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं डाउट बैठा हुआ है, जिस चीज़ पे वो बेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इसलिए तो ये बात आपको अजीब लग रही होगी, बट एक बार सुनना। तो वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा झुंड हो जाए, तो सबको वही करते देखकर वो उन्हें खुशी होगी, उन्हें अच्छा होगा, उन्हें अपना डाउट कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि भीड़ की, जिस इंसान के पास सत्य की ताकत नहीं होती, उसके पास भीड़ की ताकत उसे चाहिए रहती है। बट कितनी भी भीड़ की ताकत दे लो, वो होती तो कमज़ोरी है ना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और बता दूं, कि हमें कोई भी इंसान जो नॉर्मल से अलग जी रहा हो, नॉर्मल हम मान के चलते हैं, ज़िंदगी तो ऐसी होती है ना, ऐसा तो करना ही होता है ना, हमें शादी तो करनी होती है ना, बच्चे तो करने ही होते हैं ना। तो जो भी इस नॉर्मल ढर्रे से अलग जाता है, वो हमारे इस डाउट को फड़फड़ा देता है, डाउट को सुलगा देता है, और हमें उससे नफ़रत इसलिए उलगने लगती है। हमें नफ़रत, जैसे कोई इंसान शादी नहीं कर रहा तो उनके ऊपर इतनी नफ़रत समाज फेंकता है, या उनको इतना ऑस्ट्रेसाइज करने की, या फिर मान लो कोई बच्चे नहीं करना चाहता, या फिर मान लो कोई LGBTQ वाला है, तो इन लोगों पे जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, दूसरे को तो कुछ बोल भी नहीं रहे, पर उनसे इतनी नफ़रत क्यों है? उनसे इतनी नफ़रत ये है कि जो नॉर्मल भेड़ चाल वाले लोग हैं, ये लोग अपनी अलग ज़िंदगी जी के एक सबूत दे देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी रहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जिन चीज़ों को अटूट सच मान रखा है कि ज़िंदगी में ऐसा तो करना ही होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है। तो इस बात की नफ़रत उन्हें दूसरे पे आती है, जिससे वो भले ही वजह वो कोई भी दे दे, ये उनका कन्विक्शन तोड़ रहा है। समझ रहे हो? एक और उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि उदाहरण से अच्छा प्रूव होता है। कि मान लो जैसे कि आजकल होता है बॉडी काउंट कल्चर, बोलते हैं इसे। तो मान लो कि कोई लड़की बहुत कॉन्फिडेंस ऑफेंड हो रही है कि पास्ट इज़ पास्ट, जैसे शादियों में आजकल ये बात चलती है, तो आदमी और औरत में शादी करते हैं तो वो बात ये निकल के आती है, तो वो इतने एग्रेसिवली चिल्लाने लग जाती है, पास्ट इज़ पास्ट, कोई बोल नहीं सकता, कितनों के भी साथ सोई हूँ, किसी का हक नहीं है बोलने का, न ये है न वो।
तो इस बात पे इतना एग्रेसिव क्यों हो रही है? सीधी बात तो ये थी कि बॉडी काउंट तुझे तेरे हिसाब से नहीं होता तो तू अपने जा अलग, ही अपने हिसाब के अलग ढूंढ लेगा। बट वो एग्रेसिव इसलिए हो रही है क्योंकि उसके खुद के भी अंदर शेम भसी हुई है, वो जो वो बोल रही है उसे उसकी बात पे विश्वास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कन्विक्शन बायस है, जो गुस्से के तौर पे या बहुत असर्टिव होके निकल के आ रहा है, दूसरे को असर्ट कर देना, ये बोलते हैं इसे। अब है अपीयरेंस बाइस। वी सी पीपल नॉट एज दे आर बट एज दे अपीयर टू अस। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक ही बात है, बट हम सब इस बात को भूले हुए हैं, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता इस बात का। आपने भाई जो भी इमेज बना रखी है ना आपके आसपास वाले रिश्तेदारों से लेके घर वाले से लेके दोस्तों सब की, वो नहीं है जो जो आपको लगते हैं, वो हैं जो आप उन्हें दिखा रहे हो। आप इंसान की इंस्टिंक्ट होती है, वो मेहनत नहीं करता, जो फर्स्ट इंस्टांस पे उसे दिखता है वो ही मान लेता है। ठीक है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता, ये आपको मान के चलना चाहिए कि ऑलमोस्ट इसी बुक में आगे लॉ आएगा कि लॉ ऑफ वियरिंग मास्क, सब ने मास्क पहन रखा होता है। ठीक है, फर्स्ट, people have trained themselves in social situations to present the front that is appropriate and that will be judged positively. Secondly, we are prone to fall for halo effect. When we see certain negative or positive qualities in a person, social awkwardness, intelligence, other positive or negative qualities are implied that fit with this. तो हेलो इफेक्ट कि हम सबसे बेसिकली कि हम ज़बरदस्ती मानना चाहते हैं जो अच्छा दिखता है कि वो अच्छा भी इंसान है, जो बुरा दिखता है वो बुरा भी है, ये हम ज़बरदस्ती मानना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अभिषेक उपमन्यु का स्टैंड अप कॉमेडी था, उसमें वो आप देख सकते हो, वो क्या था, क्राइम पेट्रोल वाला, बड़ा कॉमेडी था, क्राइम पेट्रोल पे करते हैं। तो वो अभिषेक उपमन्यु बोलता है कि मेरे लिए सस्पेंस ही ख़त्म हो गया था उस शो को देखने का, क्योंकि एक दो गंदी शक्ल वाले इन्होंने पकड़ रखे थे जिसको हर बार वो रेपिस्ट या क्रिमिनल वही बनाते थे, क्योंकि नॉर्मल लोगों को गंदी शक्ल वाले को बुरा भी है ये देखने का उनकी इच्छा रहती है। तो अभिषेक उपमन्यु को शो में देखते ही पता पड़ जाता था कि शुरुआत हो रही है तो जो भी गंदी शक्ल का है वो क्रिमिनल होगा। ये बड़ी क्रूएल और बुरी बात है हमारे नेचर की, बट ये बुक इसी बारे में, कड़वे सचों के बारे में ही है ये बुक। ठीक है, तो हमारे नेचर में ऐसा और कोई इंसान अच्छा हो, वो अच्छी शक्ल का हो, तो हम उसे ज़बरदस्ती अच्छा मानना चाहते हैं। तभी तो जैसे प्ले बॉय ने बैड बॉयज़ ये सब बोलते हैं, क्योंकि उनको जैसे लड़कियों को बोलते हैं ना कि है ना, वाई गर्ल्स ऑलवेज फॉल फॉर बैड बॉयज़, कि हमें बैड बॉयज़ ही क्यों अच्छे लगते हैं बार बार। टॉक्सिक गैस की बात नहीं है, बात ये है कि उन्हें उनकी शक्ल अच्छी लग रही है और फिर उन्हें उनसे सेक्स करना है, और वो कितनी भी घटिया हरकतें करें, वो जो उनका लिम्बिक सिस्टम है, जो अंदर की बायोलॉजी है जो उससे सेक्स करना चाहती है, वो उस बातों को अलग इंटरप्रेट कर लेगी। अरे नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, नहीं इसको तो एक्स ने छोड़ दिया तो ये अपने उसको पुराने ट्रॉमा में है, ये वो, या ये तो थोड़ा गुस्सा है, मतलब उसकी बुरी बुरी बातों को भी जो साफ दिख रहा है उसको अच्छा इंटरप्रेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का, क्योंकि उसकी शक्ल अच्छी है, क्योंकि उससे सेक्स करना है, ये, और ये आदमी भी करते हैं, ये सब करते हैं, ये हमारी बात है। तभी आप देखो टेड बंडी जो इतनी सारे सीरियल किलर था, इतने टॉर्चर करके रेप करके उसने लड़कियों को मारा, उसको इतनी लड़कियां मिल कैसे जाती थी, बहुत गुड लुकिंग और चार्मिंग था। और कितने सारे सीरियल किलर ऐसे हैं जिनको अपनी उसके बाद भी मिलती रहती हैं लड़कियां जब वो कन्विक्ट हो जाते हैं ऐसे भयानक क्राइम के लिए। और कितनी घटिया घटिया लड़कियां के पीछे आदमी बर्बाद होते रहते हैं। ठीक है, वो अच्छे अच्छे सक्सेसफुल आदमी, क्यों? क्योंकि बस उन्हें शक्ल अच्छी चाहिए, अंदर की ब्यूटी चाहिए नहीं। इस एक वीडियो में आचार्य प्रशांत यूँ भी बोलते हैं कि जब तुम गए ही किसी चीज़ के लिए हो तो उसके दूसरा अपोजिट करके क्यों रो रहे हो? जैसे कि जब तुम वासना ही ठंडी, तुम किसी पर आकर्षित हुए उसका रूप रंग और शरीर देख के, तो अब तुम वासना ठंडी करने के लिए गए हो ना, तो अब तुम परेशान क्यों रहे हो इंसान बुरा निकले? तुम अच्छा ही देख के थोड़ी गए थे। जैसे कि मैं टेस्ट के लिए गोलगप्पे खाने जाऊं और गोलगप्पे खा के परेशान होने लग जाऊं, यार इसमें तो मुझे प्रोटीन भी नहीं मिला, इसमें तो मुझे विटामिन B12 कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसमें तो मुझे, अरे जब तू
गया ही नहीं था उधर इसके लिए कि न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो टेस्ट के लिए गया था तो टेस्ट मिल गया। अब ये क्या शिकायत है कि नहीं मिला? तो जिस तरीके से आप के अंदर अपने पार्टनर्स या इनके लिए भी शिकायतें भरी पड़ी हो, या किसी के लिए भी कि नौकरी में भी ऐसा बुरा हो रहा है, तो आप नौकरी में तो पैसे के लिए गए थे, तो वहाँ पर जब आपको दिली खुशी नहीं मिल रही तो उसके लिए शिकायत क्यों कर रहे हो? श्रेय और प्रेय साथ में नहीं चलते। कठोपनिषद में बोला ना, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, वो चीज़ आपके लिए प्लेजरेबल भी है, वो कभी ये बात साथ में नहीं चलती। और ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, जिंदगी भर दुख भोगता है। इन मेरी बातें सब भले ही अजीब लग रही हो, बट एक बार इनको रुक के सोच लेना, फिर भले एक्सेप्ट करनी हो तो करना, नहीं करनी हो तो मत करना। ग्रुप बायस। We are social animals by nature. The feeling of isolation of difference from the group is depressing and terrifying. We experience tremendous relief when we find others who think same way we do. In fact, we are motivated to take up ideas and opinions because they bring us this relief. We are unaware to pull and so imagine we have come to certain ideas completely on our own. तो फिर यही है झुंड का प्रभाव। आपको लगता है वापस से कि ये मेरे आइडिया से, नहीं भाई, जिधर आप पैदा हुए हो, जिन लोगों के बीच में आप घुलते बैठते हो लगातार, उनके बीच में अब झुंड का दबाव रहता है। जैसे कि एक रिसर्च आई थी कि मोस्ट आदमी लोग जितने वो रियल में वोक या ओपन माइंडेड जैसे नहीं है, उससे ज़्यादा अपने आप को दुनिया के सामने शो करता है, क्योंकि हमें बस भीड़ के सामने खड़े होने की, सीधे होने के मन बिल्कुल नहीं होता है ना। हम सोशल एनिमल्स हैं बाय नेचर, और हमारे शुरुआती इवोल्यूशनरी टाइम्स पे हमारा सर्वाइवल डिपेंड किस पे होता था कि हम ग्रुप, अपने जो ट्राइब, अपना ग्रुप के साथ चलते बनते रहे। अगर उससे अलग हुए, अगर उन्होंने हमें आउटकास्ट कर दिया, हमें बाहर निकाल दिया, तो अब हम मरेंगे। ये बहुत पुराने हमारे इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन ने हमें टेरिफाइड कर दिया है झुंड से अकेले चलने में, भीड़ से अलग खड़े हो पाने में। जबकि अब वो इवोल्यूशनरी सर्वाइवल वाला खतरा अब हमारे है ही नहीं, तब भी हमारा जो माइंड है वो उसे वैसा ही मानता है। तो इससे भी आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी ऑथेंटिक थॉट्स के पीछे जाना है। ठीक है, ऑथेंटिक थॉट्स। अगर इस बारे में आपको थोड़ा और देखना है तो मैं आपको बहुत अच्छे वीडियो बता सकता हूँ। आचार्य प्रशांत का वीडियो है, भीड़ के पीछे जाना, ऐसा कुछ नाम है, आप यही सर्च करोगे भीड़ के पीछे क्यों जाना, ऐसा कुछ करके, तो वो आ जाएगा। और एक अकेडमी ऑफ आइडियाज़ चैनल है, उसमें द क्राउड पे एक वीडियो है, ओशो का वीडियो है, भीड़ गुलाम चाहती है। इन सबको देखो। और ये बात भी हल्की नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है किस हद तक आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी आत्मा को छोड़ के बैठे हो सिर्फ ग्रुप में फिट होने के लिए। लिटरली नकलची बंदर हैं हम। शादियों में हर एक जना जो जैसे वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, जैसे वो डालता है, वो क्या कर रहा है? वो नकलची बंदर है। सब एक दूसरे की नकल कर रहे है ना। और हिम्मत लाओ कि अकेले खड़े हो, ये अपने अंदर हिम्मत डेवलप करो। अनकंफर्टेबल है, करो। पूरा झुंड का एक ओपिनियन है, उनके सामने अलग, अगर आपका वाकई में ओपिनियन अलग है तो उसे बोल कर देखो, असर्ट करके देखो, खड़े रहने की हिम्मत करो सबके सामने। ठीक है। और डिसलाइक होने की भी हिम्मत रखो। ठीक है, करेज टू बी डिसलाइक बुक है ना, उसकी भी हिम्मत रखो। द ब्लेम बायस। Mistakes and failures elicit the need to explain. We want to learn the lesson and not repeat the experience. But in truth, we do not like to look too closely at what we did, or introspection is limited. Our natural judgment is to blame others, circumstances, or a momentary lapse of judgment. The reason for this bias is that it is often too painful to look at our mistakes. फिर ब्लेम बायस क्या है कि हमारे को ये भी आदत है पूरी दुनिया पे ब्लेम डालने की, एक्सक्यूज़ करने की, किस्मत, दूसरे लोग, गवर्नमेंट ने, पता नहीं क्या क्या, समाज ने, भगवान जाने क्या क्या, सर्कमस्टांसेस, या मेरे से गलती हो गई, मेरे से चूक हो गई। बट क्यों? क्योंकि हमें ये मानना नहीं पसंद है कि हम लालची, सेल्फिश या बेवकूफ़ या लापरवाह होते हैं। ठीक है। और इस वजह से हमारे ज़िंदगी में ये सारे बखेड़े हुए हैं। तो हम इसलिए अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन आपने वो इंट्रोस्पेक्शन ढंग से नहीं करा तो अब आगे ये गलतियां फिर भी वापस से पूरी ज़िंदगी करते रहोगे, और वापस इधर उधर ब्लेम डालते रहोगे ना। इसलिए जो बोला था ना, ऊपर पड़ा था कि एक रैशनल पर्सन की
सबसे पहली पहचान क्या है कि वो विजिलेंट है, उसके अंदर की इर्रेशनैलिटी, उसकी जो पुरानी फालतू टेंडेंसीज है उसका, और उसके लिए वो विजिलेंट रहता है। तो आप भी अपने अंदर की इर्रेशनैलिटी के लिए कॉन्शियस हो, उन्हें जानो और उनको धीरे धीरे वर्कआउट करते रहो। ठीक है, अपने आप को ये मानना छोड़ दो कि मैं बहुत होशियार हूँ, शक करा करो अपने अपने आप पे, अपनी सोच पे। सुपीरियरिटी बायस। आगे ना इस पे कि हाँ, वी फील अ ट्रेमेंडस पुल टू इमेजिन आवर सेल्फ एज रैशनल, डिसेंट एंड एथिकल। हमारे अंदर बहुत पुल है कि अपने आप को रैशनल माने, डिसेंट माने, हम सब अपने आप को अच्छा इंसान मानना चाहते हैं। हम जलील से जलील भी काम करेंगे तो अपने मन में उसे जस्टिफाई ही करना चाहते हैं कि कोई अपने आप को घटिया नहीं मानना चाहता। ठीक है, और एथिकल ही मानना चाहता है। दीज क्वालिटीज हाईली प्रमोटेड इन दिस कल्चर. To show signs otherwise is to risk great disapproval. If all of this were true, if people were rational and morally superior, the world would be suffused with goodness and peace. We know, however, reality, and so some people, perhaps all of us, are merely deceiving ourselves. ठीक है, तो हम सब अपने आप को जितना सुपीरियर, रैशनल और अच्छा इंसान और एथिकल मानते हैं, हम हैं नहीं, हम बेवकूफ़ हैं, हम सेल्फिश हैं, और बस हम अपनी हरकतों के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन कुकअप कर सकते हैं। इंसान ऐसा ही होता है, वो कितना भी बुरा काम कर रहा हो, जेनोसाइड भी कर रहा हो, अपने पति पत्नी पे चीट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसके लिए कोई अपने आप को बुरा मानता नहीं है। उसके लिए उसके दिमाग में वो कोई जस्टिफिकेशन कुकअप कर लेगा, कोई स्टोरी बना लेगा जो उसकी इंस्टिंक्ट, वाहियात, वॉयलेंट या हवसी, लस्टीफुल इंस्टिंक्ट है पुरानी, जो जानवरी वाली शरीर में बैठी है, उसे उस पर चलना है। उसके लिए वो कुछ भी बकवास कुकअप कर लेगा। हमारा दिमाग ऐसा ही है। तो आप ये जानो कि जितना सुपीरियर हम अब खुद को समझते हैं, होशियार ये समझते हैं, वैसे हम नहीं है और ना बाकी और कोई है। बाकी सब भी पूरे इरेशनल ही हैं पूरे। ठीक है, रैशनैलिटी और जो एथिकल क्वालिटीज़ हैं वो अपने आप नहीं आती, पैदा होते ही नहीं आती। जैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना, एक जानवर पैदा होता है, वृत्तियों का पिंड पैदा होता है। ठीक है, तो ये आपको आगे रहकर धीरे धीरे अपने मेहनत से आपको अवेयर होकर, मेडिटेशन बोल लो या साधना बोल लो या विटनेसिंग, जो भी बोलना है बोल लो, उससे आपको वर्कआउट करके आगे बढ़ानी पड़ती है। ये मैच्योरेशन प्रोसेस है एक तरीके का। स्टेप 2, बिवेयर द इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स। तो अभी स्टेप 1 में क्या पढ़ा, अपनी इरेशनैलिटी के लिए विजिलेंट लो। हमने इतने सारे ये बायसेस पढ़े ना, इतने सारे ये जो कॉमनली चलते हैं। तो अब स्टेप 2 क्या है, और रैशनल होने के लिए कि क्या फैक्टर्स आपको और इन्फ्लेम करते हैं, उनके बारे में बिवेयर रहो। इन्फ्लेम मतलब और भड़काते हैं आपकी जो पुरानी इंस्टिंक्ट्स हैं, इरेशनल इंस्टिंक्ट हैं, गुस्सा, जलन, लस्ट, यही सब, आलस, ये सब क्या भड़काते हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर्स के लिए आप थोड़ा रैशनल रहना चालू करो। उनके बारे में क्या आपके अंदर वो ट्रिगर करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा अवेयर रहना चालू करो, ऐसा इसमें बोला है। लो ग्रेड इमोशंस कंटिन्यूली इफेक्ट और थिंकिंग। ठीक है, तो लो ग्रेड के लेवल पे जो इमोशन है वो तो कंटिन्यूली ही इफेक्ट करके रखते हैं हमारे थिंकिंग के, एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम आवर ओन इम्पल्सिस। फॉर इंस्टेंस, डिज़ायर फॉर प्लीजिंग एंड कंफर्टिंग थॉट्स। High grade emotion, however, comes at certain moments, reaches an explosive pitch, and is generally sparked by something external, a person who gets under our skin, or particular circumstances. The level of arousal is higher and our attention is captured completely. The more we think about the emotions, the stronger it gets, which makes us focus even more on it. So on and so forth. Our minds tunnel into the emotion, and everything reminds us of our anger and excitement. We become reactive. Because we are unable to bear the tension that brings, high grade emotions usually culminate in some rash action with disastrous consequences. In middle of such an attack, we feel possessed, as if second a limbic system has taken over.
ठीक है, कि जैसे हमारे दिमाग पे सीधे अंदर का जानवर लिम्बिक सिस्टम ही पूरा छा गया, हम एकदम पागल हो जाते हैं गुस्से या किसी भी चीज़ में, वो हम पे पूरा ओवरटेक करता है और उस पर कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे पूरी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। जैसे मैं तो लॉयर हूँ तो मुझे तो पता ही है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कितने मर्डर्स और वगैरह सब होते रहते हैं। It is best to be aware of these factors so you can stop the mind from tunneling and prevent the releasing action that you will always come to regret. You should also be aware of high grade irrationality in others. और आपको इस बात से भी अवेयर रहना चाहिए कि दूसरे में भी ऐसी हाई ग्रेड इरेशनैलिटी है, वो भी सटक के कभी आपका नुकसान कर सकता है तो जानवर ही सब। ठीक है, हेयर आर 5 की इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स ट्रिगर पॉइंट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। In early childhood, we were at our most sensitive and vulnerable. Our relationship to our parents had much greater impact on us further back in time we go. These vulnerabilities and wounds remained buried deep within our minds. Later in life, a person or event will trigger a memory of this positive or negative experience, and with it a release of powerful chemicals or hormones associated with memory. ठीक है, तो हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड था तब बहुत सेंसिटिव थे हम, तो तब जो घाव हमको लगे, ठीक है, या तो मम्मी पापा से प्यार नहीं मिला, या कोई सिबलिंग आ गया तो उसको ज़्यादा अटेंशन होने लगी, ठीक, मिलने लगी, ठीक है, या फिर आपको मम्मी पापा ने तोड़ा, बेइज्जत करा, या फिर मारा पीटा, जो भी बोलो, ठीक है, कुछ काफ़ी अलग चीज़ें हो सकती है, अब वो आप भूल गए हो, बट वो इतने भीतर आपके अनकॉन्शियस में बैठे हुए हैं वो घाव, वो आपको आज तक वो करते हैं, चलाते हैं। तो way to recognize this in yourself and in others is by noticing behavior that is suddenly childish in its intensity and seemingly out of character. In midst of such an attack, we must struggle to detach ourselves and contemplate the possible source, the wound in early childhood and patterns it has locked us into. ठीक है, तो अब इसको जानने का क्या तरीका है कि एकदम से कोई आप या कोई और अटपटा सा, बचकाना सा, या आउट ऑफ कैरेक्टर, या ओवर, एकदम जहाँ ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा ओवरली इमोशनल या बिहेव कर रहा है, ठीक है, एकदम से कोई किसी बात पे चिढ़ रहा है या गुस्सा हो गया या एकदम यूँ हो गया, तो उसमें आप उस टाइम पे आपको ये जानना चाहिए कि ना आप रिएक्ट करो अपने इमोशंस पे, जो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ना दूसरे के हो, कुछ टाइम के लिए डिटैच कर लो और जानो कि इसकी कोई रैशनल सोर्स नहीं है, बहुत बचपन के घाव से आ रहा है जो ना ये जानता है ना आप जानते हो, ठीक है, उसे बस गुजर जाने दो। Sudden gains or losses. Sudden success or winnings can be very dangerous. Neurologically, chemicals are released in brain that gives a powerful jolt of arousal and energy, leading to the desire to repeat this experience. It can be start of any kinds of addiction and manic behavior. ठीक है, तो एकदम से कोई सक्सेस या विनिंग्स होता है तो भी वो खतरनाक है, जैसे किसी ने जुआ खेला या पैसे पे सट्टा लगाया और वो एकदम जीत गया, ठीक है, तो अब ये है कि ऐसे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन जाएंगे कि अब उसका इससे एडिक्ट होने का और बर्बाद होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं वो भी इक्वली इरेशनल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब कुछ ऐसा बुरा हो गया, अनएक्सपेक्टेडली बुरा हो गया, या एक दो तीन चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली बुरी हो गई, तो अब हमें ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि मैं तो बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, या मेरे पे तो बहुत बुरा टाइम ही चल रहा है और अब ये बुरा टाइम चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है। तो अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेस हैं वो भी उतने ही खतरनाक है हमारी इरेशनैलिटी को भड़काने के लिए जितने के सडन सक्सेसेस हैं। तो सॉल्यूशन जो यहाँ पर है वो काफ़ी साफ है, ईजी है। जब भी आप एक्सपीरियंस करते हो अनयूजुअल गेन्स या लॉसेस, तब प्रिसाइसली टाइम है कि शांत, एकदम हड़बड़ाना नहीं, सक्सेस मिली अचानक से या कुछ अच्छा हुआ है तो अपना आपा नहीं खो देना ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ होके, या कुछ बुरा हुआ है तो एकदम परेशान नहीं हो जाना, स्टेप बैक करो और नेसेसरी पेसिमिज्म या ऑप्टिमिज्म लगा के उसे काउंटर बैलेंस करो। अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या औकात से बाहर निकल रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस में सडन सक्सेस की वजह से, तो थोड़ा पेसिमिज्म लाओ, थोड़ा दूसरा साइड भी देखो, और जब एकदम से बहुत ज़्यादा उदास और ये सब हो रहे हो, थोड़ा सा कुछ बुरा हो गया उसमें, तो काउंटर बैलेंस करो ऑप्टिमिज्म से, ऑप्टिमिज्म रखो, जो बुरा है वो ठीक भी हो जाएगा, ये सब चीज़ें। राइजिंग प्रेशर।
Under stress or any threat, the most primitive parts of the brain are aroused and engaged, overwhelming person's reasoning powers. In fact, stress or tension can reveal flaws in people that they have carefully concealed from view. It is often wise to observe people in such moments precisely as a way to judge their true character. ठीक है, तो अब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने आप जो है, आप हो और बाकी दुनिया के बाकी लोग भी हैं, वो एक मुखौटा पहन के जी रहे हैं। ये हर साइकोलॉजी को पता है कि जैसे अंदर से सोचना है वैसा कोई दिखाता नहीं है, और समाज में फिट होने के लिए एक मुखौटा, एक इमेज बनाकर वो जीता है। ठीक है, तो जब बहुत प्रेशर हो या कुछ हो, तो जो अपने अंदर का जानवर है वो बाहर निकल आता है, वो मुखौटा बनाने की मेहनत नहीं हो पाती, और तब कुछ ऐसी बातें या कुछ निकलते हैं जो आपके असली साइड को दिखा देती हैं। तो इसमें ऑथर यही बोल रहे हैं कि ये वाइज है कि जब कोई बहुत प्रेशर में हो तब वो कैसा बिहेव कर रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, तब वो उसकी सच्ची बात निकल के आ रही है, तब वो अपने दिल की बात निकल के आ रही है, तब वो आपको जो बोल रहा है ना, वो हमेशा ऐसा सोचता था। किसी की ऐसी बात में मत आओ कि भाई और वो तो मैंने नशे में ज़्यादा बोल दिया था, किसी ने आपको कुछ बहुत मीन बोला, तो या फिर यार मैं तो बहुत गुस्से में था उस टाइम, या बहुत परेशान था, मेरे माथे लोट था, इसलिए मुंह से ऐसी निकल गई, भैया मेरे मुंह से निकल गई। ऐसे नहीं होता। जो उस टाइम जो बोला है वही उसके सही अंदर की दिल की बात है, ये आप जान कर रखो। ठीक है, तो और जब ये भी बोल रहे हैं कि जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, तो आप खुद को भी केयरफुली ऑब्जर्व करो। ठीक है, उन भावनाओं में बह मत जाओ। यूजुअल सेंसिटिविटी, अचानक आपको सस्पिशन हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डर हो रहे हैं, सर्कमस्टांसेस के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही आपको टेंशन आ जा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही है, तो इनको आप डिटैच होके ऑब्जर्व करो। टाइम और स्पेस पाओ अलोन पाने की, और खुद अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर पाने की, ताकि इनका इफेक्ट थोड़ा कम हो। ठीक है, इनफ्लेमिंग इंडिविजुअल्स, तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो इनका नेचर ही ऐसा होता है, जो अपने नेचर से ही टेंड करते हैं कि वो ट्रिगर कर दें पावरफुल इमोशन इन ऑलमोस्ट एवरी वन दे इनकाउंटर। ये इमोशन रेंज करते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ लव, हेट्रेड, कॉन्फिडेंस एंड मिसट्रस्ट। तो जो इन्फ्लेमिंग इंडिविजुअल्स हैं, वो उनको जान के रखो, वो बाय नेचर ही कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं या बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, जो आपको बर्बाद करे, सबको उनका इफ़ेक्ट आता है। तो आपका बस यही है कि आप उन्हें जानो और उनसे फिर दूर रहो, और ये भी जानो कि जो वो अपनी इमेज दिखा रहे हैं वैसे वो है नहीं। जैसे कोई बहुत बढ़ बढ़ के माथे चढ़ने वाला इंसान है, बहुत दादागिरी टाइप का करने वाला इंसान है, तो आप ये मान के चलो कि जो भी अपनी इमेज बहुत माचो प्रोजेक्ट कर रहा है, अंदर से वो वैसा है नहीं, अंदर से वो खुद इनसिक्योर है। इनसिक्योर इंसान ही ऐसी हरकतें करता है। तो बस ये है कि वो दूसरों को परेशान करना चाह रहा है, या दूसरों को में गंदगी फैलाना चाह रहा है अपने दिमाग की। ऐसे लोगों से आप बस दूर ही हो जाओ, उनको जान लो और दूर ही हो जाओ, और उनके जो इमोशनल टर्मोइल या जो भी इन्फ्लेम वो भड़काने इमोशन भड़काते हैं, उनसे दूर रहो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बहुत मास लेवल पे करते हैं। ठीक है, लोगों को ठगना, रिलीजन का चोला ओढ़ के दंगे भड़काना, हिंसा भड़काना, झुंडवाद भड़काना, ये या फिर क्या बोलते हैं, लोगों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ भड़काना, ये सब लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाई उस लेवल पे भी करते हैं, बहुत नेशनल या बहुत बड़े लेवल पे। तो आप उनको जानो, और बस जानो कि उनको ये वीक हैं, इनसिक्योर हैं, जैसा वो दिखा रहे हैं वैसे है नहीं, और उनसे दूर ही रहो। उनसे बार बार आप संपर्क में रहोगे तो वो अपनी गंदगी आप में भी फैलाएंगे। आपके मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, आप पे दूसरे का इफेक्ट होना ही है। कोई बहुत नेगेटिव इंसान के साथ अगर आप हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत आलसी इंसान के साथ हो, तो वो कुछ ना कुछ असर आप पे छोड़ ही देगा। बेस्ट ये है कि अपनी कंपनी ही ठीक रखो आप। ठीक है, वो घुसना चाहेंगे और मना करना सीखो, भगा दिया करो। ग्रुप इफेक्ट, दिस इज़ हाई ग्रेड वेराइटी ऑफ ग्रुप बायस, ये तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जब हम एक ग्रुप में होते हैं, एक लार्ज इनफ साइज, सब हम अलग हो जाते हैं, तब हम उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। जब इंसान भीड़ का हिस्सा हो जाता है तो वो ऐसी चीज़ें कर लेता है जो वो अपने में कभी नहीं कर सकता, या उसकी हिम्मत नहीं होती, इतना बुरा कर नहीं पाता। मॉब लिंचिंग में क्या होता है, भीड़ का हिस्सा होकर इंसान कर जाते हैं जो खुद नहीं कर पाते। या फिर आप कभी देखो कि आजकल लेली कल्चर चलता है, लेली की एक
कोई जना है, उसको बिठा रखा है या उसके ऊपर मिलके सब मजाक उड़ा रहे हैं या उसको रोस्ट कर रहे हैं या उसके बारे में बहुत वाहियात से वाहियात बातें बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ले ली। वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? ये ग्रुप इफेक्ट है। आप इन जनरल देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अकेले में किसी से मिल रहे हो, वो आपके पास बैठा है, वो लगातार आपके मुंह पे आपसे बदतमीजी कर होते हैं, बट इन जनरल नहीं हो कि वो एकदम मीन थिंग्स या आपकी पर्सनल लाइफ इस सब पे बोला जा रहा है। लेकिन जब झुंड मिल जाता है तो जैसे वो ना गीदड़ों में ताकत आ जाती है, तो वो ग्रुप इफेक्ट हो जाता है। जो इंसान थोड़ा क्या बोलते हैं डिसेंट भी हो तो भी वो वाहियात लोगों के साथ मिलके वैसी हरकतें करने लगेगा। तो ये ग्रुप इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये आप में भी होता है, याद रखना बहुत। जब आप किसी स्पोर्टिंग इवेंट में हो, किसी थिएटर मूवी, वहाँ तो चलो एंजॉय करने आते हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस गैदरिंग में हो, तो भीड़ जिस तरफ भी एकदम हो रही है आप भी बह मत जाओ भीड़ के प्रभाव में, ठीक है। कोई नेता के तलवे चाट रही है, भीड़ पागल हो रही है, तो आप भी मत बह जाओ। आप देखो उसे, अपना पूरा अपनी रैशनैलिटी को जिंदा रखो और रैशनली एनालाइज करो, ठीक है। कलेक्टिव इमोशंस में कॉट अप होना बहुत आसान है, इसलिए ऐसे केस हो चुके मास हिस्टीरिया का, मास वायलेंस का। पूरे झुंड एक साथ वायलेंस फटक जाती है, ठीक है। सब एक दूसरे पे अचानक से अटैक कर देते हैं, या एक साथ लोगों को भूत दिखने या डर लगने लगता है, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। अगर पूरे झुंड में है तो वो आप पे भी आएगा। बेस्ट मैं तो ये मानता हूँ कि क्राउड से थोड़ा दूर रहना चाहिए यार। लोग मिलो तो लोगों से वन ऑन वन मिलो, इतने झुंडवाद नहीं करना चाहिए। झुंड में घूमना, झुंड में सब करना, ठीक है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, नीशे ने भी बोली थी कि इंडिविजुअल्स को कितना भी महान हो, उसे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है टू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द क्राउड। और इसके लिए उसे कई बार अकेला रहना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा, सोशल आउटकास्ट भी होना पड़ सकता है, लेकिन नो प्राइस इज़ टू बिग टू पे इन फॉर द प्रिविलेज ऑफ ओनिंग वन सेल्फ। अपने आप को ओन करने का प्रिविलेज, ठीक है, ये जो अपने आप को ओन करने का प्रिविलेज है, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसके लिए आपको कोई नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं तो झेलो। लोगों से अलग जाने की हिम्मत रखो, कन्फर्मिटी से अलग जाने की हिम्मत रखो, है ना। देयर इज़ एन एक्सिलरेटिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ ग्रुप इमोशंस। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है कि मान लो आप अपने यूँ परेशान हो, लेकिन जैसे आप किसी अच्छी कंपनी में हो ग्रुप की, जैसे कि या तो मान लो आप आचार्य प्रशांत का प्रवचन सुन रहे हो, या कहीं मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर बहुत मेहनत से फिजिकल एक्सरसाइज मैराथन भागा जा रहा है, कुछ करा जा रहा है हेल्थी के लिए, तो या फिर सब मिलके कोई एनिमल वेलफेयर कैंप चला रहे हैं, वहाँ पे वो चैरिटी या कुछ भलाई का काम कर रहे हैं सब मिलके, तो ये उसका पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट है। जैसे या फिर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो सब पढ़ रहे हैं तो आपको भी हो, तो पॉजिटिव भी होता है, तो आप उसे यूज़ करो। बट मोस्ट टाइम जो झुंड का इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, ये बात आप याद करके चलना। आपकी इंडिविजुअलिटी खाने वाला ही होगा वो। बट इफ़ यू नोटिस द अपील इज to more diabolical emotions such as hatred of others, rabid patriotism, aggression, sweeping worldviews. You need to inoculate yourself and see through the powerful pull it works on you. तो अक्सर इन्होंने, मैंने बोला ना, इन्होंने बोला कि इसका कोई डायबॉलिकल इमोशंस ही होते हैं। पूरा झुंड मिलकर किसी एक को हेट कर रहा है, या किसी दूसरे झुंड को या रिलीजन को हेट कर रहा है, एक रिलीजन मिलके, और ये इन्फेक्शियस की तरह सब में फैल रहा है। रैबिड पेट्रियोटिज्म, मतलब पेट्रियोटिज्म जाहिल टाइप का, बेअक्ल पेट्रियोटिज्म की वॉर कर देंगे, बम गिरा देंगे, ये सोच नहीं रहे कि इससे खुद पे, दूसरों पे, सिविलियंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, इससे कितनी नुकसान और मौतें और सफरिंग क्रिएट होगी, ये कर देंगे। इस टाइप का पेट्रियोटिज्म, अपना ही भला नहीं सोच पा रहे। एग्रेशन, ठीक है, स्वीपिंग वर्ल्ड व्यूज़, ये सब, है ना। तो आपको इससे अपने आप को अलग करना है, और ये खुद अपने में अवेयर रहना है कि कैसा पावरफुल पुल ये आप पे वर्क कर रहा है। तो इस जो मैंने ऊपर बोला, इधर इन्होंने वही वापस बोल रखा है। इट इज़ ऑफन बेस्ट टू अवॉइड ग्रुप सेटिंग इफ पॉसिबल इन ऑर्डर टू मेंटेन योर रीजनिंग पावर्स और टू एंटर सच मोमेंट विथ मैक्सिमम स्केप्टिसिज्म। ऐसी ग्रुप सेटिंग्स को अवॉइड करना ही बेस्ट है मोस्टली तो। या फिर आप उसमें उतर रहे हो तो एकदम अलर्ट होके और कॉन्शियस होके स्केप्टिसिज्म के साथ उतरो।
Final word on irrational in human nature. Do not imagine that more extreme types of irrationality has somehow been overcome through progress and enlightenment. ठीक है, अब ये मत मानना कि भीड़ तंत्र, जहालत जो पुराने टाइम में जो आप कहानियों में पढ़ते हो, वो अब इंसान में नहीं रही. वो बिल्कुल अब भी है, बस वो थोड़े रूप बदल के आ गई है. ठीक है. Throughout history, we witness continual cycles of rising and falling levels of irrational. The irrational simply changes its looks and fashions. ठीक है. As long as there are humans, the irrational will find its voices and means of spreading. Rationality is something to be acquired by individuals, not by mass movements or technological process. Feeling superior and beyond it is a sure sign that irrational is at work. तो जब तक इंसान रहेंगे ये इरेशनल फैलता रहेगा. सिर्फ हम सिविलाइज हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मंकी के हाथ में स्मार्टफोन है और कुछ नहीं. क्योंकि इरेशनैलिटी जो है वो तो हमारी बायोलॉजी में ही फैटी हुई है. जब तक इंसान है रहती रहेगी, हमको रैशनैलिटी के लिए आगे रह के और अलर्ट, अवेयर, विटनेस होकर उससे आगे निकलना पड़ेगा. हमारे एनिमल पास्ट का बायोलॉजी में जो बैठा हुआ है उससे. देखें तो और कितना बचा है. स्टेप 3. ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं. स्ट्रेटजीज टुवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट द रैशनल सेल्फ. अब रैशनल सेल्फ कैसे लाएं, उसकी स्ट्रेटजीज इन्होंने बता रखी है. तो जितना इरेशनल टेंडेंसीज हमारे अंदर हैं जो हमने ऊपर देखी, उसके बाद भी होप की बात क्या है. 2 फैक्टर्स इन्होंने बताए. पहला तो पूरे एग्जिस्टेंस में थ्रू आउट हिस्ट्री हर कल्चर्स में ऐसे लोग रहे हैं, ठीक है, जो हाई रैशनैलिटी के रहे हैं, है ना. जो अपने यहाँ पे संत महात्मा देखो, उन्हें हाई रैशनैलिटी का ही बोलो, रैशनैलिटी से भी आगे हैं वो. तो वो उन पे ऐसा बफर नहीं. बुद्धा, भिक्खू और सिर्फ फिलोसोफर्स, ग्रेट लीडर्स, हर समय पे ऐसे लोग रहे हैं, रिलीजियस टीचर्स. ठीक है. और ऐसे ही लोगों की वजह से प्रोग्रेस पॉसिबल हुई है. बेवकूफ़ों की वजह से तो हुई नहीं है ना. दीज टाइप्स, ये इस टाइप के जो लोग हैं ये सर्टेन क्वालिटी शेयर करते हैं. एक खुद का रियलिस्टिक अप्रेजल और अपनी वीकनेसेस का, उसके बावजूद इनका जो पूरा डिवोशन, इनकी पूरी वफादारी ट्रुथ और रियलिटी के प्रति, दूसरों के प्रति एक टॉलरेंट एटीट्यूड, और इसके चलते अपने गोल्स जो इन्होंने सेट कर रखे हैं उन तक पहुंचने की एबिलिटी. सेकेंड फैक्टर इज दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस at some point in our lives has experienced movement of greater rationality. कितनी बार हमने भी अपनी ऊंचाई एक रैशनैलिटी के मोमेंट्स क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस करे हैं. हमको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना था, ठीक है, डेडलाइंस के साथ. तो हम उसमें छीजना, परेशान होना, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे. तो हमने अपनी बेस्ट लगाई, ठीक है, और हमने एक्साइटमेंट और एनर्जी के थ्री, ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करा, उसे कंप्लीट करा, और हमें बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिली एक काम अच्छे से करने का. ठीक है. तो ये हमने ग्रेटर रैशनैलिटी का मोमेंट एक्सपीरियंस करा. ठीक है. ये फ्लीटिंग होता है, बट इससे हम ये जान सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है. तो इसके लिए स्ट्रेटजीज इन्होंने क्या बताई है. नो योरसेल्फ थैरली. तो इमोशनल स्ट्रेस है वो इग्नोरेंस पे ही थ्राइव होता है. आपको लगता रहेगा मैं रैशनल ले रहा हूँ, बट बैकग्राउंड में कोई इरेशनल सेल्फ और इमोशंस की वजह से आप डिसीजन ले रहे हो. ठीक है. तो मोमेंट जब आप अवेयर हो कि ये कैसे ऑपरेट करता है और डोमिनेट करता है, ये मोमेंट है कि वो लूज़ कर लेता है आप पे होल्ड, और तब आप उसे टेम कर सकते हो. देयरफॉर आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रैशनल हमेशा इनवर्ड होगा. ठीक है. आपको अपने आप पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. चाहो तो थोड़ा डायरी में भी लिख लो कि आपने कैसा कब क्या बिहेव करा. देखो आपके डिसीजंस को, अपने एग्जामिन करो, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, क्या आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है. और अपने इमोशंस के रूट्स को भी आप थोड़ा वो करो, एग्जामिन करो. यू आर एंग्री, लेट द फीलिंग सेटल फ्रॉम विद इन एंड थिंक अबाउट इट. Was it triggered by something trivial or petty? That is a sure sign that something or someone else is behind it.
Dig below any trigger points to see where they started. For these purposes, it might be wise to use a journal in which you record your self assessments with ruthless objectivity. Find a neutral position from which you can observe your actions with bit of detachment and even humor. ठीक है, तो आप एक गुस्सा हो तो अब देखो किसी फालतू बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो अब बैठो और थोड़ा देखो कहाँ से आया वो ट्रिगर, कहाँ से हुआ, उसकी रूट्स जो आपको लग रही हैं उससे गहरी हो सकती है। कई बार तो आपके बचपन में या आपको कोई पुराना धोखा या ट्रॉमा मिला हो, मेंटल बैगेज आप लेके घूम रहे हो, उसकी वजह से वो हो सकते हैं। तो अब जानो और फिर उससे उसे ओवरकम करो ताकि आप उसे गलत तरीके से हर किसी और पे नहीं निकाल रहे हो। इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। These powers come through practice and repetition. When some event or interaction requires a response, you must train yourself to step back. This could mean physically removing yourself to a place where you can be alone and not feel any pressure to respond. Or it could mean writing that angry email but not sending it. Cool the emotions down. The longer you take, the better, because perspective comes with time. ठीक है, तो ये पावर्स आती है प्रैक्टिस से। आप गुस्सा, जैसे ओशो का एक वीडियो है, व्हेन समवन क्रिएट्स एंगर इन यू, ये वीडियो उनके चैनल पे पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं कि आपको किसी पे गुस्सा है, कर लो, कोई बात नहीं, बस अभी मत करो, 24 घंटे तक रुक जाओ, 24 घंटे बाद जो ठीक लगे वो कर देना। गुरजेफ की वो बताता है, क्योंकि आप तब तक थोड़ा सोच लोगे, थोड़ा ये कर लोगे, आपको हर बात का उसी समय जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बात के लिए आपको उसी समय रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं है। कोई स्ट्रेसफुल या ऐसी सिचुएशन है, सोच समझ के रिएक्शन में टाइम लो। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई खरीद भी नहीं भी है कोई चीज़, या कोई कमिटमेंट भी देना है, या किसी पे गुस्सा भी आ रहा है, तो रुक जाओ, अपने आप को रिमूव करो, चाहो तो यहाँ से फिजिकली रिमूव कर लो, और फिर थोड़ा सोच समझ के, ठीक है, रैशनल होके दो ताकि आपके इमोशनल रिस्पॉन्स ना आए। एंड एक्सेप्ट पीपल एज फैक्ट्स. Interactions with people are major source of emotional turmoil, but it doesn't have to be that way. हमारा जो इमोशनल टर्मोइल लाइफ का मेन होता है वो दूसरों की वजह के साथ इंटरेक्शन ही होते हैं, और किसी बात पे इतना आपको दुख नहीं होता। मेनली क्या किसी को इस बात पे दुख होता है कि कितने जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है? होता भी होगा तो बहुत कम लोगों को, और बहुत कम होता होगा। मेन बात आपका इमोशनल टर्मोइल जो है वो दूसरों के वजह से ही होता है, और इसका ऐसा होने की ज़रूरत नहीं। आप पीपल को जैसे हैं वैसे मान लो, हैं वो ऐसे, हम आप कंटिन्यूसली उन्हें जज कर रहे हो और विश कर रहे हो कि वो ऐसे ना रहें, कोई दूसरे बन जाए, हम उसे चेंज करना चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। आपका दूसरों पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका सिर्फ आप पे ही कंट्रोल है, और हम डिफरेंट हैं, तो इस चक्कर में हम कंटिन्यूअली फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट रहते हैं। इंस्टेड दूसरे लोगों को एक फिनोमिना जानो, एज न्यूट्रल एज कॉमेट्स और प्लैनेट्स। ठीक है, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, कोई नेचर का फिनोमिना जानो इस तरह देखो, जैसे सैम हैरिस की बुक है ना, फ्री विल। आजकल तो मोस्ट न्यूरो साइंटिस्ट मानते ही नहीं है कि फ्री विल जैसी कोई चीज़ है। तो अब जानो कि बस वो एक पिंड है न्यूरॉन्स का, बायोलॉजिकल सेल्स का, जो वैसा ही रिएक्ट करता है जितनी नॉलेज उसको ज़िंदगी में आ पाई है और जितने उसके सर्कमस्टांसेस बाय चांस हो गए। वो एक केमिकल कॉन्कॉक्शन है जिसमें वो सब डलता, तो वैसा ही रिएक्शन निकलता। इसमें कुछ परेशान होने या चिढ़ने की या उन्हें बदलने की बात नहीं है, वो वैसे ही है एज फैक्ट्स, दे सिंपली एग्जिस्ट। ठीक है, कबीरा इस संसार में, रहीमन इस संसार में भांति भांति के जीव, ये मानो, बस वो हैं। वर्क विथ वॉट दे गिव यू इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग एंड ट्राइंग टू चेंज दैम। मेक अंडरस्टैंडिंग पीपल अ फन गेम, सॉल्विंग पजल्स, इट ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन कॉमेडी। ठीक है, ये सब ह्यूमन कॉमेडी का पार्ट ही है। फाइंड द ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ थिंकिंग एंड इमोशन. Try to maintain a perfect balance between skepticism and curiosity. In this mode, you are skeptical about your own enthusiasm and those of others. You do not accept as face value people's explanation and their application of evidence. You look at results of their actions. आप उनके actions के result देखते हो, face value पे नहीं मान लेते जो वो बोल रहे हैं। ठीक है,
हम्म, आप जो है दूसरा जो बता रहा है अपने बारे में वो मत देखो, कि जैसे कि आपको कोई लड़का या लड़की बता रहा है कि उसे कैसे लड़के या लड़की पसंद हैं, वो मत देखो। उनके एक्शन देखो, कंटिन्यूसली उन्होंने केसों को चुना है, केसों के पीछे अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, कोई नेता बता रहा है कि मैं तो ऐसा करूँगा, ऐसा कर दूंगा, उनके लिए ऐसा कर दूंगा, अब वो क्यों देखना है आपको? आप वो देखो ना उनके एक्शंस की, कैसी पार्टी में है वो, उसके पार्टी के लोग क्या करते हैं, उसने पहले क्या करा है, ये उनके एक्शंस देखो। बट इसमें फिर यही बोला है कि आपको बैलेंस चाहिए। इस बात को अगर आप बहुत आगे ले जाओगे तो कुछ भी नएपन से, जंगली आइडियाज़ से, वाइल्ड आइडियाज़ से, नया ट्राई करने से आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, और क्यूरियोसिटी इसलिए आपको चाहिए रहेगी। तो आपको इलास्टिसिटी भी चल रखनी है अपने ब्रेन की, जैसे बच्चे की होती है, हर चीज़ में इंटरेस्टेड। ठीक है, और साथ में अपना रैशनल माइंड जो हर चीज़ को स्पेक्यूलेट करता है वो भी आपको चाहिए रहेगा। फिर फाइनल बोला है लव द रैशनल। अब रैशनल होने को अगर आप कोई बहुत बोरिंग या फिर रोबोटिक जैसी चीज़ मानोगे तो थोड़ी हो पाएगा। रैशनल होने को तो आप एक मज़ेदार चीज़ मानो। ठीक है, इस बात को मानो कि आप अपने जंगली इमोशंस के बहाव से ऊपर उठ चुके हो। आप एक खेल की तरह देखते हो, आप किसी के ना अपने इमोशन के गुलाम हो ना दूसरों के गुलाम हो। कोई दूसरा आपको ट्रिगर करके अपने पे नचा नहीं सकता, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, बहका नहीं सकता। ठीक है, आप मालिक हो इन सब के। आप इनसे आगे सोच लेते हो, आप सोच समझ के काम करते हो। ठीक है, कोई आपको ये सब नहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। तो आपको तो रैशनल को प्यार करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। अब महान फ्रेडरिक नीशे का कोट है आखिरी में, ट्रस्ट योर फीलिंग्स बट फीलिंग्स आर नथिंग फाइनल और ओरिजिनल। बिहाइंड फीलिंग देयर स्टैंड्स जजमेंट एंड इवोल्यूशन विच वी इनहेरिट इन फॉर्म ऑफ इंक्लिनेशंस, aversions. The inspiration born of a feeling is grandchild of a judgment and often of a false judgment. And in any event, not a child of your own. To trust one's feeling means to give more obedience to one's grandfather and grandmother and their grandparents than to the gods which are in us और रीज़न एंड एक्सपीरियंस। कितनी गजब बात बोली। अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करना, फीलिंग्स कहाँ से आती है? आपकी इंक्लिनेशन से आती है। इंक्लिनेशन कहाँ से आती है? जहाँ आप पैदा हो गए, जिस कल्चर में आपके दादा दादी इन सब ने डाल दिया आपके अंदर। ठीक है, तो इन फीलिंग्स को ट्रस्ट करना, तो इन चीज़ों को इज्जत देना है ना। इस सिवाय जो भगवान हमारे अंदर बैठा है, भगवान क्या बोला है इन्होंने, आपका एक्सपीरियंस, आपका रीज़न, आपकी इंडिविजुअलिटी, उससे ऊपर आप फीलिंग्स को ट्रस्ट करोगे तो ये रैशनैलिटी की इसलिए बात है। ये याद रखो, फीलिंग्स तो आपकी मेंटल कंडीशनिंग जो दुनिया ने कर दी उससे आ रही है, आपको उससे ऊपर निकलना है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 हो गया, काफ़ी डिटेल में बताया। ठीक है, बुक पढ़ोगे तो उसमें स्टोरीज़ वगैरह भी मिल जाएगी, और मैंने अच्छे से समझा दिया मेरे ख्याल से। बुक हैवी है, आपको 2-3 बार पढ़ो बट ये बहुत काम आएगी। ऐसी या तो सुनो या पढ़ो 2-3 बार। ठीक है, बट ये बहुत काम आएगी, कुंजियाँ खोल देगी ज़िंदगी में। ये चैप्टर 1 हो गया। अब अगले वीडियो में चैप्टर 2 लाएंगे।